हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पॉलिटिकल, इंडिविजुअल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म को समझा था। अब हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में एक ऐसे कस्टम्स यूनियन के बारे में समझेंगे जो कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड्स के वजह से ही क्रिएट किया गया था 19th सेंचुरी में। तो हमारे आज के लेक्चर का नाम है ज़ोल्वरेन कस्टम्स यूनियन। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है ज़ोल्वरेन कस्टम्स यूनियन, जहां पर हम इस कस्टम्स यूनियन के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है और इसी से रिलेटेड एक एडेड इंफॉर्मेशन यहाँ सोर्स बी में भी दी गई है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझ लेते हैं ज़ोल्वरेन कस्टम्स यूनियन के बारे में। अब इससे पहले हम ज़ोल्वरेन के बारे में समझे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। आप सभी को याद होगा, पिछले लेक्चर में हमने लिबरलिज्म के बारे में समझा था, जहां पर हमने ये पढ़ा था कि कैसे जो न्यू मिडिल क्लास थी वो पॉलिटिकल, इंडिविजुअल और इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड्स कर रही थी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में वो ये कह रही थी कि हमें मार्केट में फ्रीडम चाहिए और हम चाहते हैं कि जितने भी स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें हटा दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो कई सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को फेस कर रहे थे ट्रेड से रिलेटेड, जिसके वजह से वो इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे थे। अब जब इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड बढ़ जाती है, स्पेशली जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में, जहां पर ज्यादा परेशानी हो रही थी ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को, व्यापारियों को, तो उसके वजह से वहां पर एक कस्टम्स यूनियन को क्रिएट किया जाता है, मतलब एक इकोनॉमिक अग्रीमेंट किया जाता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और लोगों को शांत करने के लिए। और आज हम उसी कस्टम्स यूनियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं ज़ोल्वरेन के बारे में। सबसे पहले तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये ज़ोल्वरेन है क्या, इसका मतलब क्या है। तो ज़ोल्वरेन एक जर्मन शब्द है जिसमें ज़ोल का मतलब है कस्टम्स, कस्टम्स मतलब कि टैक्सेस, और वरेन का मतलब है यूनियन या फिर एसोसिएशन। तो यहाँ पे ज़ोल्वरेन का मतलब होता है कस्टम्स यूनियन। अब आप सोचेंगे कि मैम फिर कस्टम्स यूनियन का मतलब क्या होता है, तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। कस्टम्स यूनियन एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा देश साथ में आते हैं और इस बात पर अग्री करते हैं कि हम हमारे बीच के ट्रेड के ऊपर जितने भी बैरियर्स हैं उन्हें हटा देंगे और इंपोर्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर इंपोर्ट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, जिन्हें हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं। जब दूसरे देश से हमारे देश में कोई सामान आता है तो उस सामान के ऊपर हमारी सरकार टैक्सेस लगाती है और उसी टैक्स को हम कस्टम ड्यूटी या फिर इंपोर्ट टैक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये कस्टम्स यूनियन को फॉर्म किया जाता है तो जो भी इस यूनियन के मेंबर्स होते हैं, मतलब जो भी कंट्रीज इस यूनियन को क्रिएट करती हैं, वो इस बात पर अग्री करती है कि हमारे बीच में जो भी ट्रेड होगा उसके ऊपर हम कोई भी इंपोर्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे और ट्रेड बैरियर्स को हटा देंगे ताकि स्मूथ ट्रेड हो सके हमारे बीच में। उसी को हम क्या कहते हैं, कस्टम्स यूनियन कहते हैं। तो अब आई होप आप सभी को कस्टम्स यूनियन का मतलब समझ में आ चुका होगा, मतलब ज़ोल्वरेन का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि कब और कैसे जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में 19th सेंचुरी में इसे क्रिएट किया गया था। तो ज़ोल्वरेन को, मतलब कस्टम्स यूनियन को, फॉर्म किया गया था 1834 में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स के लिए। किसने फॉर्म किया था ज़ोल्वरेन को? प्रशिया ने। रशिया ने ये इनिशिएटिव लिया था, मतलब कि सबसे पहले पहल करी थी ज़ोल्वरेन को फॉर्म करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, और फिर रशिया के साथ और भी कई सारी जर्मन स्टेट्स जुड़ गई थी जिन्होंने मिलकर इस यूनियन को फॉर्म किया, क्रिएट किया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर रशिया ने ही क्यों इनिशिएटिव लिया? ऐसा इसीलिए क्योंकि उस समय रशिया एक डोमिनेंट स्टेट थी, एक पावरफुल स्टेट थी जर्मन रीजन की। तो वो एक जर्मन स्टेट थी जो कि बहुत ज्यादा डोमिनेंट और पावरफुल थी और वो चाहती थी कि उसका इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बना रहे रीजन में और बाकी की जितनी भी जर्मन स्टेट्स हैं वो उनके साथ मिली रहे, उनके साथ जुड़ी रहे। इसीलिए रशिया ने ये इनिशिएटिव लिया था।
अब आप सोचेंगे कि क्या मैम आज के समय में प्रशिया एग्जिस्ट करता है? तो उसका जवाब है नहीं। आज के टाइम में प्रशिया एग्जिस्ट नहीं करता है। प्रशिया को अबॉलिश कर दिया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, लेकिन 19th सेंचुरी में ये बहुत पावरफुल स्टेट थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो ज़ोल्वरीन था जिसे फॉर्म किया गया था 1834 में, इस यूनियन ने आखिर किया क्या? क्या-क्या स्टेप्स लिए इस यूनियन ने फॉर्म होने के बाद? तो सबसे पहला मेजर स्टेप क्या लिया गया था? जितने भी टैरिफ बैरियर्स थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया था, हटा दिया गया था, कंप्लीटली खत्म कर दिया गया था। तो इस यूनियन ने क्या किया था? टैरिफ बैरियर्स को, टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैक्स। तो जो भी टैक्स बैरियर्स थे इन रीजन्स के बीच में उन्हें रिमूव कर दिया था। तो जो भी स्टेट्स उस समय इस यूनियन का हिस्सा थी उन स्टेट्स के लिए टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था, ताकि ट्रेड इजीली हो सके। आप सभी को याद होगा, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में जर्मन स्पीकिंग रीजन के लिए कि कैसे वहां पर डिफरेंट टैक्सेस भरने पड़ते थे ट्रेडर्स को, मर्चेंट्स को, जब वो एक जगह से दूसरे जगह में ट्रैवल करते थे। तो इसीलिए टैक्स बैरियर्स को सिर्फ उन्हीं स्टेट्स के लिए रिमूव कर दिया गया था जो कि इस यूनियन का हिस्सा थी। ये था सबसे मेजर पहला स्टेप। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? जो भी करेंसीज थी पहले 30 से ऊपर, उन्हें रिड्यूस कर दिया गया था सिर्फ 2 में। तो पहले आपको याद होगा कि काफी दिक्कत होती थी मर्चेंट्स को, क्योंकि इतनी सारी करेंसीज होती थी, मल्टीपल करेंसीज होती थी, हर एक स्टेट की सेपरेट करेंसी होती थी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर 30 से ज्यादा जो करेंसीज थी उन्हें रिड्यूस कर दिया गया था और सिर्फ 2 ही करेंसीज को रखा गया था जो कि इन रीजन के सभी स्टेट्स के लिए कॉमन होगी, इस यूनियन के सभी स्टेट्स के लिए कॉमन होगी। तो करेंसी को यहाँ पर रिड्यूस किया गया। थर्ड मेजर स्टेप क्या था? रेलवेज के नेटवर्क को प्रमोट किया गया। किस लिए? मोबिलिटी को स्टिमुलेट करने के लिए। तो रेलवेज को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनाया गया, रेलवे की कनेक्टिविटी को, नेटवर्क को यहाँ पर प्रमोट किया गया, ताकि लोग आसानी से अपने गुड्स को, आसानी से अपने कैपिटल को मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर थर्ड मेजर स्टेप क्या था इस यूनियन द्वारा? कि उन्होंने रेलवेज के नेटवर्क को बढ़ावा दिया, प्रमोट किया, ताकि वो मोबिलिटी को, मतलब कि मूवमेंट को स्टिमुलेट कर सके, मतलब कि एक तरीके से आगे बढ़ा सके। ठीक है, आगे प्रमोट कर सके। तो इसीलिए रेलवे के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाने की यहाँ पर कोशिश करी गई, ताकि हम कनेक्टिविटी लेकर आ सके डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, ताकि इजी मूवमेंट हो सके लोगों का, गुड्स का और कैपिटल का। तो ये थे 3 मेजर स्टेप्स जो कि इस यूनियन ने लिए थे जब इसे फॉर्म किया गया था। अब यहाँ पर नेक्स्ट सवाल क्या आता है कि वो कौन से रीजंस थे जिनके वजह से ये स्टेप्स लिए गए, जिनके वजह से ज़ोल्वरीन को फॉर्म किया गया। तो वो क्या-क्या रीजंस थे? सबसे पहला, इजी, फास्ट एंड चीप ट्रेड। आसानी से ताकि ट्रेड हो सके, जल्दी ट्रेड हो सके और सस्ते में ट्रेड हो सके, इसीलिए ज़ोल्वरीन को फॉर्म किया गया। पहले क्या होता था? क्योंकि इतने ज्यादा बैरियर्स होते थे, इतनी ज्यादा करेंसीज होती थी कि बहुत वक्त लग जाता था ट्रेड करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता था और पैसे भी बहुत लगते थे क्योंकि टैक्सेस भरने पड़ते थे। लेकिन अब उसे आसान कर दिया गया ज़ोल्वरीन के थ्रू। ठीक है, दूसरा रीजन क्या था? इकोनॉमिक यूनिटी। सभी स्टेट्स के बीच में इकोनॉमिक यूनिटी को बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए ज़ोल्वरीन को क्रिएट किया गया, फॉर्म किया गया। कैसे? जब हमने करेंसीज को कम किया, जब हमने टैक्सेस को रिमूव किया, तो स्टेट्स के लोग जो थे, ट्रेडर्स जो थे, वो एक दूसरे के और ज्यादा करीब आ गए। अब वो आसानी से मूव कर सकते थे, आसानी से ट्रेड कर सकते थे, बिजनेस कर सकते थे। तो एक इकोनॉमिक यूनिटी को क्रिएट किया गया सभी जर्मन स्पीकिंग रीजन्स के बीच में, और यही दूसरा रीजन था जिसके लिए ज़ोल्वरीन को फॉर्म किया गया। तीसरा रीजन क्या था? ग्रोथ ऑफ बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। बिजनेसेस के ग्रोथ के लिए और इंडस्ट्रीज के ग्रोथ के लिए भी ज़ोल्वरीन को फॉर्म किया गया, ताकि जब एक बार बिजनेस अच्छे हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज अच्छी हो जाएंगी, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। और ये सब कब होगा? जब लोग आसानी से ट्रेड कर पाएंगे, आसानी से बिजनेस कर पाएंगे। इसके बाद आखिरी रीजन क्या था? कनेक्टिविटी, ताकि हम लोगों को कनेक्ट कर सके एक दूसरे के साथ, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ कनेक्ट कर सके,
ताकि हम आसानी से मोबिलिटी को क्रिएट कर सके, मूवमेंट कर सके। इसी कनेक्टिविटी के लिए ज़ोल्वरीन को फॉर्म किया गया, कस्टम्स यूनियन को फॉर्म किया गया 1834 में। तो ये थे हमारे 4 ऐसे रीजंस जिनके वजह से हमने ज़ोल्वरीन को फॉर्म किया। अब हमने स्टेप्स भी पढ़ लिए और हमने रीजंस भी देख लिए। अब चलते हैं आगे और ये समझ लेते हैं कि आखिर कस्टम्स यूनियन का फायदा क्या हुआ, मतलब कि क्या आउटकम था इसका। तो यहाँ पर जब हमने कस्टम्स यूनियन को फॉर्म किया तो उसके वजह से हमें नेशनल यूनिफिकेशन मिली, मतलब कि जो भी हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उनकी मदद से नेशनल यूनिफिकेशन को प्रमोशन मिला। हमने नेशनल यूनिफिकेशन को, नेशनल यूनिटी को प्रमोट किया, किसके थ्रू? इकोनॉमिक इंटरेस्ट के थ्रू। जब लोगों के अंदर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आए, जब उनको ये दिखा कि हमें तो फायदा चाहिए, हमें पैसे कमाने हैं, हमें इंडस्ट्रीज को ग्रो करना है, हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो उनके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे उसके वजह से उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलिज्म की डिमांड करी। इकोनॉमिक लिबरलिज्म की वजह से फिर हमने कस्टम यूनियन को बनाया और उसके वजह से नेशनल यूनिटी भी क्रिएट हो गई पूरे रीजन में। तो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनिटी के थ्रू नेशनल यूनिटी के विजन को अचीव करा गया। ये मेन मोटिव तो नहीं था ज़ोल्वरीन को क्रिएट करने के पीछे, लेकिन ये एक अनइंटेंशनल आउटकम था जो हमें ज़ोल्वरीन का मिल गया कि हमने नेशनल यूनिफिकेशन को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में, जिसके वजह से फिर आगे चल के जर्मनी क्रिएट हुआ। तो यहाँ पर हमने ज़ोल्वरीन के बारे में, कस्टम्स यूनियन के बारे में क्या समझा कि इसे फॉर्म किया गया था 1834 में। इसका इनिशिएटिव लिया था प्रशिया ने और फिर बाकी की जर्मन स्टेट्स ने इन्हें ज्वाइन किया था। इसके बाद इन्होंने 3 मेजर स्टेप्स लिए थे जहां पे इन्होंने टैरिफ बैरियर्स को अबॉलिश किया, करेंसीज को कम किया और रेलवेज के नेटवर्क को बढ़ावा दिया। उसके बाद हमने 4 ऐसे रीजंस पढ़े जिसके वजह से हमने ज़ोल्वरीन को क्रिएट किया था और फिर आखिरी में हमने समझा कि क्या फायदा हुआ हमें कस्टम्स यूनियन को क्रिएट करके। अब हमने ज़ोल्वरीन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इस पिक्चर को देख लेते हैं जो आपके चैप्टर में दी गई है। इसका नाम है सोर्स बी। तो यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके ज़ोल्वरीन मतलब कस्टम्स यूनियन से ही रिलेटेड। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति का नाम है, उनका नाम क्या है? फ्रेडरिक लिस्ट। फ्रेडरिक लिस्ट कौन थे? ये एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के जर्मनी में, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत बड़े सपोर्टर थे ज़ोल्वरीन के, कस्टम्स यूनियन के। ये चाहते थे कि ज़ोल्वरीन क्रिएट हो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मानते थे, ऐसा सोचते थे कि अगर हम ज़ोल्वरीन को क्रिएट करेंगे, अगर हम कस्टम्स यूनियन को क्रिएट करेंगे तो उसकी मदद से हम नेशनल यूनिटी के आइडिया को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने ये सोच रखी कि अगर हम कस्टम्स यूनियन को क्रिएट कर देंगे तो हम नेशनल यूनिफिकेशन कर पाएंगे जर्मनी का, ठीक है। तो इनका क्या मानना था कि हम अगर जर्मन्स को इकोनॉमिकली साथ में ले आएंगे, यूनाइट कर देंगे, तो हम एक नेशन भी क्रिएट कर पाएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को भी बढ़ा पाएंगे, साथ ही साथ हम लोगों के अंदर नेशनल सेंटिमेंट को, नेशनल फीलिंग को अवेकन कर पाएंगे, जगा पाएंगे। जब लोग एक बार इकोनॉमिकली साथ में आ जाएंगे तो उनको लगने लगेगा कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक ही सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर नेशनल फीलिंग भी डेवलप हो जाएगी, जिसकी मदद से नेशनल यूनिफिकेशन हो पाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि वो कौन थे जिन्होंने ज़ोल्वरीन को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, तो वहां पे आप इनका नाम लिख कर आएंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्रेडरिक लिस्ट किस आइडिया को सपोर्ट करते थे या क्यों वो ज़ोल्वरीन को सपोर्ट करते थे, तो वहां पर आप लिखेंगे वो ये सोचते थे कि इकोनॉमिक यूनिटी से हम नेशनल यूनिटी को अचीव कर सकते हैं, इसीलिए वो ज़ोल्वरीन को सपोर्ट करते थे। तो उनके आइडिया से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक जिसका नाम था ज़ोल्वरीन कस्टम्स यूनियन यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आया होगा और अच्छे से आपको कस्टम्स यूनियन का मतलब समझ भी आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।